इंडिया का सबसे बड़ा आईटी शहर बेंगलोर, जहां पर हजारों लोग जाते हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, पढ़ाई करने के लिए और बेटर जॉब्स के लिए। लेकिन अगस्त 2012 में ऐसा क्या हुआ कि हजारों लोग वहां से भागना चाहते थे, वहां से किसी भी तरीके से निकलना चाहते थे। और 15 अगस्त 2012 की रात को बेंगलोर के रेलवे स्टेशन पर हजारों लोगों की भीड़ थी। किसी भी तरीके से लोग ट्रेन में चढ़ना चाहते थे और वहां से भागना चाहते थे। कौन थे ये लोग जो वहां से भाग रहे थे, क्यों भाग रहे थे, आज की इस वीडियो में समझने वाले हम लोग। देखो, भारत के अदर स्टेट्स की तरह नॉर्थ ईस्ट के भी जो लोग हैं वो बड़े बड़े शहरों में जैसे कि मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलोर में जाते हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए। लेकिन अगस्त 2012 में एक मैसेज ने सब कुछ बदल के रख दिया और वहां से शुरू हुआ भारत का सबसे यूनिक और सबसे डरावना मास एक्सोडस। लेकिन इसको समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा सा पीछे चलना होगा। कहानी की शुरुआत होती है आसाम के कोकराझार डिस्ट्रिक्ट से, जहां पर दो कम्युनिटीज रहती थी। एक वहां की लोकल कम्युनिटी यानी कि बोडो ट्राइब, और दूसरे वो लोग थे जो मुस्लिम सेटलर्स थे, जो बांग्लादेश से आए हुए लोग थे, माइग्रेंट्स, ये उन्हीं के डिसेंडेंट थे। और इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में हमेशा से एक राइवलरी थी, जमीन के यूज को लेकर, रिसोर्सेज के यूज को लेकर और अपनी बढ़ती पॉपुलेशन को लेकर। और ये राइवलरी समय के साथ साथ में बढ़ती गई और जुलाई 2012 में ये जो राइवलरी का वोल्केनो बन गया था, ये अचानक से फट पड़ा जब 4 जुलाई 2012 को काकराझार के मागुरमारी में कुछ अननोन अटैकर्स ने 2 मुस्लिम लीडर्स को मार दिया। और इसके जवाब में 9 जुलाई को बोडो कम्युनिटी के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। और इसके बाद दोनों कम्युनिटीज के बीच में एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गई। दोनों कम्युनिटीज ने एक दूसरे के लोगों को मारना शुरू किया, एक दूसरे के घरों को जलाना शुरू किया और वायलेंस इतना ज्यादा बढ़ गया कि इस वायलेंस में 100 से ज्यादा लोग मर गए और 4 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर रेफ्यूजी कैंप्स के अंदर जाना पड़ा। और इसके कुछ दिन बाद 11 अगस्त 2012 को मुंबई के आजाद नगर में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि म्यांमार में और असम में मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट जो वायलेंस हो रहा है उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट था। लेकिन उस प्रोटेस्ट के अंदर भी वायलेंस हो गया, कुछ लोग मारे गए, कुछ पुलिस वाले घायल हो गए। और फिर इसके बाद एक फाइनल हथियार जो निकल कर आया, एक मैसेज जो इस एक्सोडस का सबसे बड़ा रीजन बना। और 4 दिन बाद 15 अगस्त को जब पूरा देश इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा था, तो मुंबई, हैदराबाद और बेंगलोर जैसे सिटीज के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट के लोग रहते थे, उनके फोन के ऊपर एक मैसेज आने लगा। मैसेज के अंदर कुछ पिक्चर्स थी जलते हुए घरों की, कुछ लाशों की पिक्चर्स थी और एक टेक्स्ट मैसेज था जिसमें यह लिखा हुआ था, अगर 20 अगस्त तक तुमने इस शहर को नहीं छोड़ा तो जो असम में मुस्लिम लोगों के साथ किया गया है हम वही तुम्हारे साथ करेंगे। और इस एक मैसेज से इतना ज्यादा पैनिक क्रिएट हो गया। 15 अगस्त की रात को बेंगलोर रेलवे स्टेशन का नजारा कुछ ऐसा था कि हजारों नॉर्थ ईस्ट के जो लोग थे रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए और किसी तरीके से ट्रेन में बैठकर वो अपने अपने घर जाना चाहते थे। कोई ट्रेन की खिड़की से अंदर जा रहा है, कोई एक दूसरे को धक्का मार के आगे जा रहा है, क्योंकि पैनिक इतना ज्यादा क्रिएट हो गया था कि अब कोई वहां पर रुकना नहीं चाहता था। कर्नाटका की गवर्नमेंट ने पूरे सिचुएशन को देखा और वहां की गवर्नमेंट ने 9 स्पेशल ट्रेन चलाई बेंगलोर से गुवाहाटी के लिए। और लगभग 20,000 नॉर्थ ईस्ट के जो लोग थे बेंगलोर से निकल गए और आने वाले 4 दिन के अंदर अलग अलग सिटीज से, पुणे से, बेंगलोर से, हैदराबाद से लगभग 30,000 नॉर्थ ईस्ट के जो लोग थे वो निकलकर अपने अपने घर चले गए। अब इस मामले की जांच की गई कि ये मैसेज कहां से आया, किसने इस मैसेज को सर्कुलेट किया। तो उस समय भारत के जो होम सेक्रेटरी थे आर.के. सिंह, उन्होंने ये बताया जनता को कि ये जो मैसेजेस हैं पूरी तरीके से फेक हैं, पूरी तरीके से फॉल्स हैं। ये जो इमेजेस सर्कुलेट किया जा रहा है असम को बताकर, ये एक्चुअल में असम की इमेजेस नहीं है, ये म्यांमार की इमेजेस हैं और अदर कंट्रीज की इमेजेस हैं जिनको मॉर्फ करके असम का बताया जा रहा है। और इन इमेजेस को अलग अलग 70 वेबसाइट से अपलोड किया गया था और उनमें से मैक्सिमम वेबसाइट्स पाकिस्तान बेस्ड थी। गवर्नमेंट ने 250 से ज्यादा वेबसाइट्स को ब्लॉक करवाया और बल्क मैसेजेस को बैन करवाया। लेकिन तब तक ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग थे वो वहां से निकल चुके थे। उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लोगों को यह विश्वास दिलाया कि आप पूरी तरीके से सेफ हैं और वो मैसेजेस पूरी तरीके से फॉल्स थे। और कर्नाटक की गवर्नमेंट ने भी लोगों को वापस बुलाने के लिए फिर से स्पेशल ट्रेन चलवाई और एक स्पेशल हेल्पलाइन नंबर भी इशू करवाया और साथ में स्पेशल पुलिस की पेट्रोलिंग भी स्टार्ट करवाई। और धीरे धीरे चीजें नॉर्मल होने लगी। आज 2026 में जब हम देखते हैं तो 2012 जो है एक सपने जैसा लगता है, क्योंकि सारी चीजें आज नॉर्मल हैं। वापस से नॉर्थ ईस्ट के लोग अलग अलग शहरों में जाकर काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट से हमें जो सबक मिलती है वो ये मिलती है कि एक झूठे मैसेज के अंदर भी कितनी ताकत होती है, कितना पैनिक क्रिएट वो कर सकता है और देश का माहौल कितना खराब कर सकता है। और इसी को शायद डिजिटल टेररिज्म कहा जाता है। तो अगर आगे से कोई ऐसा मैसेज आपके पास आता है तो थोड़ा रुको, सोचो, वेरीफाई करो, उसके बाद कोई एक्शन लो।